जब भी हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले आता है भारतीय संविधान के निर्माता, है ना? लेकिन ये उपाधि उस इंसान की पूरी कहानी नहीं बताती। क्या कभी सोचा है कि एक 9 साल के बच्चे के साथ हुई एक घटना ने भारत के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दी? तो चलिए, आज हम उसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं और उस इंसान को समझते हैं जिसने अपनी पीड़ा को पूरे देश की प्रगति का रास्ता बना दिया। हम इस कहानी की शुरुआत उनके इसी शक्तिशाली विचार से करते हैं। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक बयान नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर अंबेडकर के पूरे नजरिए का निचोड़ है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की सच्ची तरक्की का पैमाना यह है कि वो अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। और यही सोच, यही फिक्र उनके हर काम में, उनकी हर लड़ाई में हमें दिखाई देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ एक बच्चे के मन को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि हिंदुस्तान के मुकद्दर पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। जरा सोचिए, साल है 1901। 9 साल के भीमराव अपने भाई बहनों के साथ हैं। मन में ढेर सारा उत्साह है क्योंकि स्कूल की छुट्टियों में वो अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खुशी की यात्रा होनी थी, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा बन गई जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, बच्चे उतरे, लेकिन उनकी खुशी धीरे धीरे चिंता में बदल गई। ना तो पिता आए थे, ना ही उनका भेजा कोई नौकर। उस बड़े से प्लेटफॉर्म पर वो बच्चे एकदम अकेले और घबराए हुए थे। हर गुजरती ट्रेन के साथ उनकी उम्मीदें भी टूटती जा रही थीं। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? और जैसे ही छोटे से भीमराव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हम महार हैं, उस स्टेशन मास्टर का चेहरा अचानक नफरत से भर गया। सिर्फ एक शब्द ने उन्हें इंसान से अछूत बना दिया था, एक ऐसा जिसे छूना भी पाप माना जाता था। और उस एक शब्द का असर देखिए। बैलगाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से साफ मना कर दिया, इस डर से कि उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। वो दोगुना किराया देने को तैयार थे, फिर भी कोई राजी नहीं हुआ। जब बच्चों को प्यास लगी तो उन्हें सार्वजनिक नल से पानी तक पीने नहीं दिया गया। सोचिए उस बच्चे की हालत जिसे पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया गया, सिर्फ उसकी जाति की वजह से। अंबेडकर ने बाद में खुद लिखा कि इस घटना ने उनके मन पर कितना गहरा घाव छोड़ा था। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक कड़वी हकीकत से उनका पहला सामना था। उस दिन उस स्टेशन पर एक समाज सुधारक का जन्म हुआ, एक ऐसे इंसान का जिसने ठान लिया कि जो दर्द उसने महसूस किया है वो किसी और बच्चे को महसूस नहीं करने देगा। बचपन का वो दर्द, पानी से इनकार किए जाने का वो जख्म, सालों बाद एक बहुत बड़ी और सार्वजनिक चुनौती बनकर सामने आया। लेकिन इस बार न्याय की मांग करने वाला कोई अकेला डरा हुआ बच्चा नहीं था। ये एक पूरे समुदाय की लड़ाई थी और अंबेडकर उनके नेता थे। इस ऐतिहासिक घटना को महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। पर यह लड़ाई सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की नहीं थी। नहीं, ये इस बात का ऐलान था कि पानी, हवा और जमीन पर सबका हक है। ये उस सोच को चुनौती थी कि कुछ इंसान जन्म से दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। ये मानव अधिकारों के लिए एक अहिंसक जंग थी। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक दशक लंबा संघर्ष था। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति को सरेआम जलाया, वो ग्रंथ जिसने जाति व्यवस्था को एक तरह से धार्मिक आधार दिया था। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। ये उस पुरानी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने और एक नई, बराबर की व्यवस्था बनाने का आह्वान था। और देखिए, कानूनी जीत मिलने में भी 10 साल लग गए, जो दिखाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी मुश्किल और लंबी थी। लेकिन अंबेडकर का नजरिया सिर्फ कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं था। वो जानते थे कि असली बदलाव तो अंदर से आता है। उन्होंने दलित महिलाओं से कहा कि वो उन रीति रिवाजों को छोड़ दें जो उन्हें अछूत का एहसास दिलाते हैं, और अपनी साड़ियों को उसी शान और गरिमा के साथ पहने जैसे ऊंची जाति की महिलाएं पहनती हैं। ये आत्मसम्मान को फिर से पाने की एक पुकार थी। जमीन पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ अंबेडकर ने एक और बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, और वो थी कलम की ताकत। वो जानते थे कि लोगों की सोच को बदलने के लिए और उन लोगों की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रेस कितना जरूरी है, जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। वो उस दौर की मीडिया के बहुत बड़े आलोचक थे, जो अक्सर पक्षपात और सनसनी फैलाने में लगी रहती थी। उनके लिए पत्रकारिता कोई पैसा कमाने का धंधा नहीं थी, बल्कि एक मिशन थी। उनका मानना था कि प्रेस का काम है निडर होकर सच दिखाना
और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना, उन्हें जवाबदेह ठहराना। उनके अखबारों के नाम ही उनकी पूरी यात्रा की कहानी कह देते हैं। मूक नायक यानी बेआवाज़ों के हीरो से शुरुआत करके प्रबुद्ध भारत यानी एक रोशन जागरूक भारत तक, ये सफ़र ही अपने आप में एक मिसाल है। बेआवाज़ों को आवाज़ देने से शुरू होकर एक एनलाइटन राष्ट्र बनाने के सपने तक पहुंचने का सफ़र। कलम की ताकत से अब हम कानून की ताकत की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर समाज में स्थायी बदलाव लाना है तो सामाजिक सुधारों को देश के कानून का हिस्सा बनाना ही होगा। और यहीं पर उनका वो काम सामने आता है जो बहुत क्रांतिकारी था। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वो सभी मजदूरों और महिलाओं के हक की भी एक बहुत बड़ी आवाज थे। सोचिए, उन्होंने मातृत्व लाभ और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दों को तब उठाया जब ये बातें दुनिया में कहीं और सोची भी नहीं जा रही थीं। वो सचमुच अपने समय से बहुत आगे थे। लेकिन शायद उनका सबसे क्रांतिकारी कानूनी प्रयास था हिंदू कोड बिल। ये उस समय के सामाजिक ताने बाने पर एक सीधा और जोरदार प्रहार था। इसका मकसद था महिलाओं को संपत्ति में हक देना, तलाक का अधिकार देना और बच्चा गोद लेने का अधिकार देना। ये वो अधिकार थे जो आज हमें सामान्य लगते हैं, लेकिन उस जमाने में इनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। और ये उनके उसूलों का ही सबूत है कि जब उन्हें लगा कि इस बिल को कमज़ोर किया जा रहा है और इसका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे कानून मंत्री के इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए सिद्धांत सत्ता से कहीं ज़्यादा बड़े थे। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर आते हैं जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर उनका वो महान काम। ये एक मौका था उन सभी अन्यायों का एक पक्का और स्थायी हल निकालने का, जिनका सामना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। उन्होंने दिन रात एक करके ये पक्का किया कि संविधान में ऐसे मौलिक अधिकार शामिल हों जो एक नए और बराबर के भारत की नींव बने। ये अनुच्छेद जो कानून के सामने बराबरी और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते हैं, ये सीधे तौर पर उस ऊंच नीच का जवाब थे जिसने उन्हें और लाखों लोगों को सदियों तक सताया था। और फिर आता है अनुच्छेद 17, जो कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका पालन करना कानूनन जुर्म है। इस एक लाइन पर थोड़ा रुकना जरूरी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उस 9 साल के बच्चे के लिए इंसाफ था जिसे दशकों पहले एक रेलवे स्टेशन पर पानी और सम्मान से दूर रखा गया था। ये एक पूरे देश का वादा था कि ऐसा फिर कभी किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर ये भी जानते थे कि अधिकार सिर्फ कागज पर लिख देने से कुछ नहीं होता, उन्हें लागू भी करवाना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो ये पक्का करता है कि न्याय सिर्फ एक सपना न रहे बल्कि हकीकत बने। लेकिन अपने सबसे बड़े काम को पूरा करने के बाद भी अंबेडकर ने एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि कोई भी संविधान, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपने आप सफल नहीं हो सकता। उसकी सफलता उन लोगों की नीयत और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है जो उसे बनाए रखने की शपथ लेते हैं। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने हमें एक ढांचा दिया, एक सामाजिक क्रांति के लिए जरूरी सारे औजार दिए। उन्होंने हमें एक ऐसे भारत का सपना दिखाया जो सच में आज़ाद और बराबर हो। आज सवाल हम सबके सामने है, क्या हम उस सपने को जी रहे हैं? हम समानता और न्याय के उस दृष्टिकोण को आज के दौर में कैसे जिंदा रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।